कभी सोचा है कि जब कोई नई दवा आती है तो वैज्ञानिक इतने यकीन से कैसे कह पाते हैं कि वो सच में काम करती है? इसका सारा राज एक खास तकनीक में छुपा है जो किसी भी रिसर्च को बिल्कुल निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाती है। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से जानते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है ना? क्योंकि इसका जवाब ही तय करता है कि कौन सी दवाइयाँ बाजार तक पहुँचेंगी और कौन सी नहीं। तो आइए इसी बड़े सवाल से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम इन कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि निष्पक्षता क्यों जरूरी है, फिर सिक्का उछालने जैसी आसान तकनीकों को देखेंगे और धीरे धीरे कुछ एडवांस तरीकों तक भी पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं। सही जवाब तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस सबसे बड़ी रुकावट को पहचानना होगा जो अक्सर रास्ते में आ जाती है। किसी भी रिसर्च का सबसे बड़ा दुश्मन होता है बायस, मतलब कि पक्षपात। ये एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जो नतीजों को पूरी तरह से गड़बड़ कर सकता है और हमें बिल्कुल गलत दिशा में ले जा सकता है। तो फिर वैज्ञानिक इस छिपे हुए दुश्मन यानी पक्षपात से लड़ते कैसे हैं? इसके लिए उनके पास एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही मजबूत हथियार है। इसको ऐसे समझिए जैसे हर नए पार्टिसिपेंट के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। हेड आया तो ग्रुप ए में, टेल्स आया तो ग्रुप बी में। एकदम निष्पक्ष, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ किस्मत पर है। लेकिन देखिए, इस तरीके की जो सबसे बड़ी खूबी है वही कभी-कभी इसकी सबसे बड़ी खामी भी बन जाती है। मतलब ये तरीका आसान तो बहुत है, पर हो सकता है कि किस्मत साथ ना दे और एक ग्रुप में ज्यादा लोग चले जाएं और दूसरे में कम। तो इस गड़बड़ी से कैसे बचा जाए? मतलब रिसर्च करने वाले लोग ग्रुप्स को बराबर रखने की इस चुनौती को कैसे हल करते हैं? इसी समस्या से निपटने के लिए दो बहुत ही स्मार्ट तरीके बनाए गए हैं। ये तरीके पक्का करते हैं कि दोनों ग्रुप्स सिर्फ गिनती में ही नहीं बल्कि हर तरह से बराबर हों। पहला तरीका है ब्लॉक रैंडमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए जाते हैं। मान लीजिए 4 लोगों का एक ब्लॉक, और ये तय होता है कि हर ब्लॉक में से 2 लोग ग्रुप ए में जाएंगे और 2 ग्रुप बी में। इससे ग्रुप की संख्या हमेशा बराबर बनी रहती है। और दूसरा तरीका है स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन। ये और भी स्मार्ट है। ये सिर्फ गिनती पर ध्यान नहीं देता, बल्कि इस पर भी ध्यान देता है कि दोनों ग्रुप्स में हर उम्र के लोग या बीमारी की अलग अलग गंभीरता वाले मरीज बराबर बराबर हों। इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा है। पहले जरूरी चीजों को पहचानो, जैसे कि मरीज को कितना रिस्क है। फिर उन फैक्टर्स के आधार पर लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटो और आखिर में हर छोटे ग्रुप के अंदर रैंडमाइजेशन कर दो। इससे संतुलन एकदम पक्का हो जाता है। अच्छा, पर सोचिए, अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां एक एक इंसान को अलग अलग ग्रुप में डालना मुमकिन ही ना हो, तब क्या किया जाता है? ऐसी ही मुश्किल सिचुएशंस के लिए आता है क्लस्टर रैंडमाइजेशन। इसमें एक एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ रैंडमाइज किया जाता है। जैसे एक स्कूल को कोई नया प्रोग्राम दिया गया और दूसरे को नहीं। और कभी-कभी तो रिसर्चर्स जानबूझकर ग्रुप्स को छोटा बड़ा रखते हैं, जैसे एक ग्रुप में दूसरे से दुगने लोग। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो नई दवा है उसके असर और सुरक्षा के बारे में ज्यादा से ज्यादा डेटा मिल सके। या सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा किसी खास वजह से किया जाता है, जैसे जब कोई ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो या मुश्किल हो, ना कि स्टडी के नतीजों में कोई गड़बड़ी करने के लिए। अब तक हमने जितने भी तरीके देखे वो सब कहीं ना कहीं किस्मत या संयोग पर निर्भर थे। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो संयोग के बजाय हिसाब किताब का इस्तेमाल करके संतुलन बनाए, खासकर तब जब कई सारी चीजों को एक साथ बैलेंस करना हो? बिल्कुल है, और उसे कहते हैं मिनिमाइजेशन। ये तरीका एक स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। हर नए पार्टिसिपेंट के आने पर यह कैलकुलेट करता है कि उसे किस ग्रुप में डालने से संतुलन सबसे अच्छा बना रहेगा और फिर उसे उसी ग्रुप में डाल देता है। और यही बात इसे दूसरों से अलग बनाती है। इसका मकसद तो वही है, निष्पक्ष ग्रुप बनाना, लेकिन इसका तरीका किस्मत पर नहीं बल्कि पक्के गणित पर आधारित है। इसलिए ये पूरी तरह से रैंडमाइजेशन नहीं बल्कि एक एलोकेशन मेथड कहलाता है। तो इन सभी तरीकों को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करना सही है? सच तो ये है कि कोई एक तरीका सबसे अच्छा नहीं होता। हर तरीके का अपना एक खास मकसद है और उसे इस्तेमाल करने का एक सही समय होता है। बेहतरीन नतीजे तभी मिलते हैं जब रिसर्च के सवाल के हिसाब से सही टूल को चुना जाए। तो अगली बार जब भी कोई किसी नई रिसर्च या स्टडी के नतीजों के बारे में बात करे तो सबसे पहले बस एक सवाल पूछना चाहिए,
अच्छा, ये तो बताओ कि लोगों को ग्रुप्स में बांटा कैसे गया था? यकीन मानिए, उस एक सवाल के जवाब में ही उस रिसर्च की सारी सच्चाई छिपी होती है।